हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और सेशन 2023-24 के लिए कनावत एकेडमी पर 10th क्लास साइंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम एग्जाम में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक हमने बायोलॉजी की सीरीज को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 10th क्लास साइंस के बायोलॉजी के चैप्टर 6, चैप्टर 7, 8 और 9 4 चैप्टरों को हमने अभी कंप्लीट कर लिया है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है। आप कनावत एकेडमी सर्च करें और उस पर आपको 10th क्लास बायोलॉजी की सीरीज मिल जाएगी। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज 10th क्लास बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट करने के बाद केमिस्ट्री का नया पोर्शन, जिसमें हम केमिस्ट्री के सभी चैप्टरों को आपके साथ कंप्लीट करेंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जिसके अंदर हम कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको आगे आने वाली इस चैप्टर की वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करते हैं क्वेश्चन की कि केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चनों की। तो फर्स्ट चैप्टर से परिचित होते हैं। पहला चैप्टर हमें जो दे रखा है वो है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझना होगा और फिर हमें उसके समीकरण को लिखना होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को समझने से पहले हमें थोड़ी सी जानकारी आवर्त सारणी के बारे में होना चाहिए, जिस आवर्त सारणी के अंदर तत्व को रखा गया है। आवर्त सारणी के तत्वों के प्रतीक क्या होते हैं, उनके चिन्ह क्या होते हैं, उनका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है, जिसे हम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए। आप आवर्त सारणी के नाम से सर्च करके कनावत एकेडमी की प्लेलिस्ट में जैसे ही आप पहुंचोगे तो आपकी वो क्लास मिल जाएगी। तो इस क्लास को देखने के साथ आप उस क्लास को भी कंप्लीट करें, जिससे कि आपको आवर्त सारणी के अंदर आने वाले जितने भी तत्व हैं उन तत्वों की जानकारी क्लियर प्रॉपरली मिल सके। तो आप अच्छे से इस केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरणों को डिस्कस कर सकते हैं। कुछ बेसिक से क्वेश्चन इसमें आपको दे रखे हैं। जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं हमारे पास, उन क्वेश्चनों की आज हम चर्चा करते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन हमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से दे रखा है क्या, कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। भाई तो भाई हवा में जलाने से पहले मैग्नीशियम की रिबन को, रिबन बोले एक छड़ है मैग्नीशियम की, और मैग्नीशियम क्या है, Mg हमारे पास एक धातु है। Mg क्या है, हमारे पास एक मेटल है, धातु, जो कि S ब्लॉक के अंदर आने वाला तत्व है हमारे पास, जिसे हम क्षारीय धातु कहते हैं। और S ब्लॉक के अंदर आने वाली जो भी धातु हैं वो सभी की सभी धातुएं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, जिसे अपन कह सकते हैं क्या, ये बहुत अति क्रियाशील होती हैं। क्लियर, बहुत ज़्यादा ये वातावरण में किसी भी पदार्थ के साथ बहुत फास्ट क्या कर लेती हैं, रिएक्शन कर लेती हैं। तो मैग्नीशियम को हम जलाने से पहले क्या करेंगे भाई, इसको साफ किया जाएगा। क्यों किया जाएगा कि जैसे ही मैग्नीशियम को वातावरण में खुला छोड़ा जाता है तो ये जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम वातावरण में पाई जाने वाली जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेती है, क्रिया कर लेती है।
और बना लेती है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, MgO बना लेती है। जैसे ही मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाता है, मैग्नीशियम के ऊपर इसकी एक परत जम जाती है। ये परत क्या होती है, जब हम इसको जलाते हैं तो जलाने की वजह से ये इससे क्रिया नहीं कर पाती है, किससे, मैग्नीशियम से, और उससे क्रिया करने से क्या करती है, रोकती है। इसलिए हमें इस मैग्नीशियम की छड़ को या रॉड को जलाने से पहले इसको रेकमाल से क्या करना पड़ता है, साफ कर लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बना लेती है, एक परत बना लेती है। तो बात करते हैं इसके आंसर की, कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व या पहले मैग्नीशियम की छड़ या रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि यह परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से क्या करती है भाई, रोकती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे कईयों बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, और आगे आने वाले 23-24 के जो एग्जाम है उसमें भी इसके चांस बनते हैं। 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया करता है, क्यों किया जाता है। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अवक्रिया क्यों कहते हैं। भाई श्वसन, सांस लेना। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के फलस्वरूप ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर फेफड़ों के माध्यम से पहुंचती है, और ये ऑक्सीजन हमारी फेफड़ों के माध्यम से रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हमारी कोशिका के अंदर पहुंच जाती है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को क्या मिल जाती है भाई, ऑक्सीजन मिल जाती है। और कोशिका के अंदर इस ऑक्सीजन की वजह से जो हमने भोजन के रूप में ग्रहण किया था, ग्लूकोज C6H12O6, इस ग्लूकोज का इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है क्या, ऑक्सीकरण या दहन, जिसे हम कह सकते हैं दहन या ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ये जो ग्लूकोज है ना, वो ग्लूकोज टूट जाता है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अंदर, और साथ में हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इससे एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इस ऊर्जा का उपयोग हम हमारे शरीर के विभिन्न जैविक क्रियाओं को कंप्लीट करने के लिए करते हैं, और ये ऊर्जा हमें ATP के फॉर्म में मिलती है। तो हम इस ATP को हमारे शरीर की ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। भाई बहुत से क्वेश्चन इसके अंदर कंप्लीट हो गए, ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। तो भाई ये प्रोसेस है पूरी हमारी किसकी, श्वसन की। जब इसके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है तो ऐसी अवक्रियाएं जिनके अंदर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा निकलती है, उन अवक्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अवक्रिया। तो उसी तरीके से श्वसन भी एक दहन अवक्रिया है, ऑक्सीकरण अवक्रिया है, मंद दहन अवक्रिया है, स्लो होती है प्रोसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2O या जल वाष्प एवं ATP के रूप में ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है। इस वजह से हम इस श्वसन को ऊष्माक्षेपी अवक्रिया कह देते हैं। क्लियर बात? यस। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवक्षेपण अवक्रिया किसे कहते हैं। अवक्षेपण अवक्रिया किसे कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, एक एग्जांपल देकर समझाइए। तो बात करते हैं हम अवक्षेपण अवक्रिया की। तो सबसे पहले हम बात करें कि भाई ये अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप किसे कहते हैं हम, अवक्षेप। तो भाई अवक्षेप क्या है कि जब किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के अंदर घोला जाता है, या जब किसी विलेय पदार्थ को विलायक के अंदर घोला जाता है, तो जब वो विलेय उस विलायक के अंदर अघुलनशील अवस्था में रह जाए, या फिर अविलेय अवस्था में रह जाए, या उसके अंदर आंशिक रूप से घुले, मतलब वो उसके अंदर पूरी तरीके से ना घुले, जिसको हम कह सकते हैं सेमी सॉलिड रूप में रह जाए, अर्ध ठोस के रूप में यदि वो उसके अंदर उपस्थित रह जाए, तो हम उस पदार्थ को उसके अंदर क्या बोल देते हैं, अवक्षेप बोल देते हैं। तो इसी प्रोसेस को, इसी रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्या, अवक्षेपण अवक्रिया।
तो बात करते हैं अवक्षेपण अपक्रिया से आप क्या समझते हो, एक उदाहरण देकर समझाइए। देखते हैं कि जब दो क्रियाकारक मतलब जब कोई दो पदार्थ आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, या उनको हम कह देते हैं क्या, अभिकारक, कि विलयन आपस में अभिक्रिया करके एक अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं। यस, यही हमने बोला था, अविलेय आंशिक पदार्थ बनाते हैं अवक्षेप। तो उस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं। इस क्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक रिएक्शन लिखी हुई दे रखी है, बात करते हैं इस रिएक्शन की। क्या है, किसके अंदर दे रखा है हमें, BaCl2, जिसको हम बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। दूसरा दे रखा है एक और अभिकारक हमें Na2SO4 सोडियम सल्फेट। इन दोनों को जब आपस में मिलाया जाता है तो हमारे पास BaSO4 बेरियम सल्फेट और NaCl ये आपस में क्रिया करते हैं, NaCl और BaSO4। तो NaCl आपस में क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना लेता है और Ba और SO4 आपस में क्रिया करके बेरियम सल्फेट BaSO4 बना लेता है। बेरियम सल्फेट जो है ना वो हमारे पास सेमी सॉलिड फॉर्म में मिलता है, यानी अवलेय घुलित अवस्था में मिल जाता है। तो हम इसे कह देते हैं कि इस अभिक्रिया के अंदर इस अवक्षेप का क्या हो गया, निर्माण। इसलिए ये अभिक्रिया आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर बात? यस भाई। क्वेश्चन को दोबारा से सुनने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और बैक करके आप दोबारा से किसी भी बात यदि समझ में नहीं आई उसको आप दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ। भाई ज़्यादातर है जितने अभी फूड मटेरियल हमारे पास होता है वो फूड मटेरियल कहीं ना कहीं ऑयल और फैट से मिलकर तो बना ही बना होगा, या तो तेल होगा उसके अंदर या फिर वसा होगी। तेल, ऑयल और वसा, फैट, इनसे मिलकर तो कहीं ना कहीं बना होगा। तो उन पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। भाई क्या होता है कि भाई जो फैक्ट्रियों में जो प्रोडक्ट आपके ऑयल और फैट से मिलकर बने होते हैं तो वो फैक्ट्री में उन पैकेट्स को जब पैक किया जाता है उनके अंदर, तो पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऐसा क्यों भाई? तो हम बात करते हैं भाई तेल और वसा की। तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री फूड मटेरियल हमारी वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर, जैसे ही हम तेल और वसा से बने हुए खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक वातावरण में रखे रहते हैं तो ये उपचयित होकर अपना स्वाद भी बदल देते हैं, अपनी गंध भी बदल देते हैं और अपना रंग भी बदल देते हैं। इनका सब कुछ चेंज हो जाता है, स्वाद बदल जाता है, इनकी गंध बदल जाती है और इनका रंग भी बदल जाता है। अर्थात हम कहें कि ये विकृत गंधित हो जाते हैं, मतलब इनकी गंध कैसी हो जाती है, बेकार हो जाती है, ये खराब हो जाते हैं। इसलिए इन्हें खराब होने से बचाने के लिए हम नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैसों से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं या उपचारित करते हैं। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन जो गैस है ना वो गैस बहुत कम क्रियाशील होती है और उस पैकेट के अंदर इस नाइट्रोजन को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, जिससे हम तेल एवं वसा से बने हुए खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो यही वजह थी हमारी क्या, कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है, क्योंकि तेल और वसा से मिलकर बने हुए जो भी प्रोडक्ट हैं हमारे वो वातावरण में रखे रहने पर क्या हो जाते हैं, खराब। तो उनका स्वाद, उनकी रंग, उनकी गंध क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो इन्हें खराब होने से बचाने के लिए हम अक्रिय गैस नाइट्रोजन या कम क्रियाशील गैस से क्या करते हैं, प्रभावित जो पैकेटों के अंदर भर दी जाती है वो इससे क्रिया नहीं करती है और पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रखे रहते हैं। यस, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, एक बार आप पढ़िए। क्वेश्चन दे रखा है हमें, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। भाई संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन मीन्स जुड़ना। जब पदार्थ आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तब भी अभिक्रिया होगी। क्यों? जब दो अभिकारक आपस में जुड़कर
किसी नए पदार्थ का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो भाई संयोजन का मतलब होता है जुड़न। जुड़ेंगे कैसे हम, क्रिया कारकों को या अभिकारकों को। तो बात करते हैं बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर, मिलकर या जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। भाई याद रखना है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं भाई, एकल उत्पाद बनाते हैं। याद रखना भाई, संयोजन अभिक्रिया होने के लिए एक सिंगल प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए, एक उत्पाद बनना चाहिए। तो हम उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कह देते हैं। बात करते हैं इसका एक समीकरण। हमें दो समीकरण दे रखे हैं, मतलब दो अभिक्रियाएं दे रखी हैं। सबसे पहली दे रखी है कि एक है हमारे पास कार्बन और दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन। इन दोनों ने आपस में क्रिया करी और क्रिया करके बना दिया क्या, CO2, जिसे हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। जब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक तत्व या एक से अधिक तत्व आपस में क्रिया करके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कह देते हैं। तो ये रिएक्शन आपकी एक संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरा है CaO, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कैल्शियम ऑक्साइड क्रिया करता है किसके साथ, पानी के साथ। जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया पानी के साथ होती है, मतलब ये है हमारा क्या, बिना बुझा चूना, इसी का नाम है बिना बुझा चूना। तो जैसे ही ये पानी के साथ क्रिया करता है तो ये चूना बुझ जाता है, यानी ये बुझे हुए चूने का क्या कर लेता है, निर्माण, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। भाई कुछ स्टूडेंटों की समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि ये Ca को हम कैल्शियम बोल रहे हैं, H2O। तो भाई इस क्लास की इन प्रतीक या चिन्हों को, तत्वों को देखने के लिए इसकी एक वीडियो में आपको बायोलॉजी का जो पोर्शन सीरीज हमारी चल रही थी उसके साथ एक क्लास में आपको डाल चुका हूं। तो उस क्लास में आप इन प्रतीकों या चिन्हों को समझने के लिए पिछली क्लास की वीडियो अवश्य देखें, जिससे कि आप इस केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की कुछ रिएक्शनों को क्या कर पाओगे, कंप्लीट कर पाओगे। क्लियर बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, सिक्स चैप्टर की। तो सिक्स चैप्टर के अंदर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका समीकरण लिखिए भाई। तो रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने से पहले हम बात करते हैं, हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो बहुत सारे प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए हम बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की। रेडॉक्स, तो रेडॉक्स अभिक्रिया, दो अभिक्रियाओं का नाम सुना होगा आपने, एक होती है अपचयन अभिक्रिया और एक होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये भी दो अभिक्रियाएं होती हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीकरण भी होता हो और अपचयन भी होता हो, दोनों ही अभिक्रियाएं एक साथ हों, तो उसी अभिक्रिया को हम नाम दे देते हैं क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ये अभिक्रिया को देखकर पहचान कर बात की जाती है। कैसे, क्योंकि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक का तो क्या होता है उपचयन और दूसरे अभिकारक का होता है क्या, अपचयन। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, इसको हम एक और नाम से जानते हैं ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण कहलाता है। और अपचयन हमारा हो गया जब एक अभिकारक का या एक पदार्थ का तो होता है क्या, अपचयन, और दूसरे पदार्थ का होता है क्या, उपचयन। तो उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं उपापचयन। ये भाई याद रखना, इनके नाम ही हैं भाई जिनके हिंदी में नाम बड़े जबरदस्त हैं, जिससे कि हम बार बार इनको भूलते हैं। अपचयन, एक है फिर उपचयन, उपचयन, और एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं उपापचयन। उपापचयन, उपापचयन को ही बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। अपचयन, उपचयन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, बोले तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। और अपचयन को हम बोलते हैं रिडक्शन। यदि हम इंग्लिश में साइंस की टर्मिनोलॉजी को याद रखें ना, तो लंबे समय तक हम आसानी से याद रख सकते हैं। हिंदी ने हम थोड़े से दिक्कत करते हैं, है ना। तो अपचयन और उपचयन और उपापचयन,
तो उपापचयन क्या है भाई? अपचयन और उपचयन दोनों अपक्रियाओं का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? रेडॉक्स अपक्रिया, जिसे हम कहते हैं उपापचयन। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखो भाई, इसका एक समीकरण हमें दे रखा है कि Fe2O3 और 3CO कार्बन मोनोऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों ने आपस में क्रिया की तो आयरन अलग हो गया, और ये ऑक्सीजन जो थी ना आयरन के साथ, जो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ी थी, वो ऑक्सीजन जुड़ गई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और बन गया हमारे पास क्या? CO2। तो इसी अभिक्रिया के अंदर हमें देखने को मिला क्या? अपचयन, और इसी के अंदर हमें देखने को मिला क्या? ऑक्सीकरण। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, तो उन अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन था हमारा, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करके क्यों रखते हैं भाई? सभी लोग इस बात को जानते हैं कि लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उनमें जो लोहा एफ ही जो होता है, वो एफ ही वातावरण में पाई जाने वाली नमी और अन्य गैसों से क्रिया करके लोहा क्या होने लगता है भाई? खराब होने लगता है, खराब, जिसे हम कहते हैं लोहे में जंग लगने लगती है, या हम कहते हैं उस लोहे का संक्षारण होने लगता है, संक्षारण होने लगता है, खराब हो जाता है वातावरण में नमी की उपस्थिति में। तो हमें लोहे को बचा कर रखना है जिससे कि वो लोहा खराब ना हो, आयरन खराब ना हो। तो हम क्या करते हैं, उस लोहे के ऊपर पेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर वार्निश कर सकते हैं, या उसके ऊपर ऑयल लगा के रख सकते हैं, जिससे कि लोहा उस नमी के संपर्क में ना आए और लोहे का संचारण नहीं होगा, उसमें जंग नहीं लगेगी, तो लोहा खराब होने से बच जाएगा। यही था हमारा इसका आंसर, कि लोहे की वस्तुओं को संचारण से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं, जिससे वे उनकी नमी के संपर्क में ना आए। क्लियर बात? ऐसा ही एक क्वेश्चन अच्छा हमें दे रखा है, सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है क्या? Na। सोडियम Na, और बहुत अति क्रियाशील धातु है जी। बहुत ज़्यादा क्रियाशील होने की वजह से इसको हम केरोसिन के तेल में रखते हैं भाई। केरोसिन, मिट्टी के तेल में डुबो कर इसको रखा जाता है। अदरवाइज इसको हम हवा में रख देंगे तो ये विस्फोट हो जाती है, जल जाती है, खराब हो जाती है, इसको हम लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। क्यों भाई? कारण बताइए भाई, क्यों? क्योंकि सोडियम जो धातु है ना, ये भी एस ब्लॉक की धातु, और एस ब्लॉक की तो ज़्यादातर धातुएं क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा क्रियाशील, बहुत अधिक क्रियाशील धातु होती है भाई ये। और ये हवा में शुद्ध है अपने आप, जैसे ही सोडियम को हवा में रखोगे तो अपने आप ये क्या हो जाती है भाई? जलने लगती है, और सोडियम ऑक्साइड का क्या कर लेती है? निर्माण कर लेती है। Na2O, सोडियम ऑक्साइड का क्या कर लेती है? निर्माण। इसलिए इसे सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग से बचने के लिए, जिससे कि इसमें आग ना लगे, क्योंकि सोडियम को जैसे ही हवा में रखा जाएगा तो क्या लग जाती है इसके अंदर? आग। तो इसको मिट्टी के तेल के अंदर डुबो के रखा जाता है, जिससे ये हवा के संपर्क में नहीं आती है और जलने से क्या हो जाती है? बच जाती है। तो ये वजह है कि सोडियम को मिट्टी के तेल के अंदर क्यों रखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास अगला, कि दवा की बोतलें अधिकांशतः रंगीन क्यों बनाई जाती हैं? भाई जितनी भी मेडिसिन वाली बात करें हम, मेडिसिन के अंदर दवाइयों की जो सिरप वगैरह जो बोतल होती हैं दवा की, उनको ज़्यादातर रंगीन बनाया जाता है, कलरफुल बनाया जाता है, किसी भी डार्क कलर से उनको रंग कर बनाया जाता है। फिर उनके अंदर क्या रखी जाती है भाई? दवाई। तो दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती हैं क्योंकि दवाएं प्रकाश की उपस्थिति में खराब हो जाती हैं, ऑक्सीकृत हो जाती हैं, और दवाएं क्या हो जाती हैं? विषैली हो जाती हैं। तो इन दवाओं को रोकने के लिए बोतलों को क्या बनाते हैं भाई? हम रंगीन बना के रखते हैं, क्योंकि प्रकाश उनके अंदर प्रवेश करेगा यदि डार्क या रंगीन नहीं बनाएंगे तो, और वो दवाई रखी रखी उसके अंदर क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। इसलिए उस दवाओं की बोतलों पर एक साफ साफ क्लियर क्लियर अक्षरों में लिखा रहता है, प्लीज कीप डार्क एंड क्लीन एंड कूल। तो ठंडे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर, साफ स्थान पर इन दवाइयों की बोतलों को हमें रखना चाहिए। क्लीन, कूल एंड डार्क प्लेस, तो जहां पर सूर्य का प्रकाश ना पहुंचता हो,
जगह कैसी होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए और साफ होनी चाहिए। ऐसी जगह पर इन दवाइयों की बोतलों को हमेशा हमें रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास वियोजन अवक्रिया। वियोजन मतलब होता है टूटना, विखंडित होना, टूटना या विखंडित होना, बिखरना, विखंडित होना, टूटना। तो अब क्या होने वाला है, अब हमारे पास कोई रासायनिक जो पदार्थ होगा ना वो टूटने वाला है, कोई जटिल पदार्थ होगा वो टूट टूट कर छोटे छोटे पदार्थों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। वो इसी अवक्रिया को हम नाम दे देंगे क्या, वियोजन अवक्रिया। कि जिस अवक्रिया में एक जटिल पदार्थ टूट कर छोटे छोटे पदार्थों में बदल जाता है या उत्पादों में बदल जाता है, तो उस अवक्रिया को हम क्या नाम दे देते हैं भाई, वियोजन अवक्रिया कह देते हैं। क्लियर बात। इसका एक उदाहरण है, जैसे कि हमारे पास CuSO4 जिसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं भाई, कॉपर सल्फेट। और ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग हो जाता है और सल्फेट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की कौन सी अवक्रिया हो गई हमारी, वियोजन अवक्रिया हो गई भाई। यस, तो ये थे हमारे आज की क्लास के 10 क्वेश्चन, जो कि हमारे कितने नंबर वाले थे, 2 अंक वाले क्वेश्चन थे। हमने 10 क्वेश्चनों को आपसे क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। बाकी के आगे के क्वेश्चन जो कि 3 नंबर के या 4 नंबर के जो भी हमारे पास क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को आपसे डिस्कस किया जाएगा आगे आने वाली क्लास में। जब तक आप इस क्लास से रिलेटेड जो एक पीरियोडिक टेबल से संबंधित जो वीडियो आपके लिए बनाई गई थी, उस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, तत्वों के नाम याद कीजिए, उनके सिंबल याद कीजिए, जिससे कि आप इस चैप्टर आने वाले केमिस्ट्री के आगे के भी और जो चैप्टर हैं उन चैप्टरों को अच्छे से क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। तो आप अगेन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन या क्लास की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।